सर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, और आज हम पढ़ाएंगे 9th क्लास, क्योंकि 10th का तो बहुत वीडियो आ रहा है, लेकिन 9th के बच्चे सबका डिमांड आ रहा है सर हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, हम लोग का वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप लोग के लिए मैं वीडियो ला चुका हूं और ला रहा हूं। एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन उस समय क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए अभी फिर से शुरू हो रहा है। और साइंस से चालू किया जा रहा है, और साइंस को बहुत बढ़िया से, यानी कहने का मतलब है जो पीडीएफ रेडी हुआ है उस पीडीएफ को अच्छा से आपको हम समझा रहे हैं, जिससे आपको तैयारी हो। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे चल जाए। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ देखिएगा, देखिए हम जानेंगे पहले पदार्थ के बारे में, जानेंगे हम पदार्थ के बारे में। ध्यान दीजिए वो सब, कोई क्या जानेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ ये है क्या? पदार्थ ये है क्या? देखिए, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है, क्या करती है? स्थान घेरती है। जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पदार्थ कहते हैं। यानी जो जिसमें द्रव्यमान क्या हुआ, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम लोग क्या कहते हुआ, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्लियर? आज समझ से। अब देखिए, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितना भी पदार्थ होता है बहुत छोटा छोटा कण से क्या होता है? मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह पदार्थ का कण क्या होता है? इतना छोटा होता है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए उदाहरण में, पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को, पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे कण को यदि एक गिलास पानी में, सुनिए इसका कीजिए, एक गिलास हो गया, एक गिलास में पानी में जिसे हम डाल दिया जाता है तो पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। जिससे इसमें हम जाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है, सबको रंगीन बना देता है। क्या करता है? रंगीन बना देता है। क्लियर? अब क्या हुआ, अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण, एक जो छोटा कण होता है पानी के जितना कण है उतने भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब जितना पानी था उसमें एक कण क्या हुआ, पूरा भाग में मिल गया। ध्यान हुआ, मैंने कहने मतलब क्या है? पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? पदार्थ वो है जो क्या करता है? जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, क्या कहता है? वो पदार्थ कहता है। पदार्थ में देखिए छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? इतने छोटे होते हैं कि इसका कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, अब करे हुआ जैसे एक गिलास पानी हो गया, एक गिलास पानी में और पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा कण डाल दें तो पानी को पूरा रंगीन कर देगा। अगर हुआ रंगीन कर, जैसे आप लोग रंग देखते हैं, रंग क्या होता है? पानी में डालते हैं रंग, पूरा रंग मिलता है, अलग अलग भाग में विभाजित होता है। क्लियर? आया समझ में सबको? आया समझ में? देखिए करब हुआ और सभी कणों के साथ मिल जाता है, तो आप अंदाज लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। यानी बताइए कितना छोटा होता है कि पूरा मिल गया, कितना छोटा होता है कि पूरा में मिल गया। चलिए अब देखिए हम लोग चलेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से, खूब बढ़िया समझिएगा। अभी बहुत जल्द हम लोग 10th का भी साइंस लेकर आने वाले हैं आपके सामने, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अब जानिए पदार्थ के कण की विशेषता, क्या विशेषता है, क्या विशेषता है पदार्थ के कण के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो पहला है वो, सुनिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता हुआ? पदार्थ के जो कण होता है, सुनिए हुआ, पदार्थ का जो कण होता है उसमें क्या होता है? उसके बीच में होता है रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान होता है। क्लियर? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होता हुआ? ये गतिशील होते हैं। देखिए इसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। समझो बढ़िया से, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हुआ? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान दो जरा, खूब ध्यान से समझ लो, तुम लोग पूछेंगे पूरा, हम अभी ध्यान दो। पदार्थ के कण क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता हुआ? रिक्त स्थान होता है। क्लियर? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करते हैं। कौन? पदार्थ के कण। चलिए अब किस तरह इन तीनों पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, तीनों पॉइंट को डिफाइन करेंगे, किस तरह ये खाली स्थान होता है, किस तरह गतिशील होते हैं और किस तरह आकर्षित करते हैं, सबको समझाएंगे। देखिए ये आप लोग जानते हैं कि रिक्त स्थान होता है। क्या? देखिए हुआ पदार्थ के कोणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस बात को जांचिए।
नमक, शकरा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। जैसे डिटॉल ले लिया, डिटॉल लिया साफ, यहाँ थोड़ा सा लिया साफ, पूरा का पूरा हाथ फैल गया। क्या हुआ? हाथ फैल गया। काहे फैल गया? उसके अंदर खाली स्थान है, तब थोड़ा सा लिए किया, पूरा 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 चारों तरफ चल गया। उसके अंदर खाली स्थान है, तब अपना अंदर पानी आने दिया, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है? समझ में आया? पदार्थ कण क्या होते हैं? बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होता है। क्लियर? ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इसमें क्या हुआ? पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। क्लियर? अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ध्यान दो, निरंतर गतिशील होते हैं। ध्यान समझो, पूछेंगे पूरा आप लोग से, पूरा देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के जो कण होता है निरंतर गतिशील काय होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या हुआ? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का अर्थ है गतिज ऊर्जा होती है उसमें। ठीक है? तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। जब जैसे तापमान बढ़ता है वो कहता है और भी तेज होता है, और भी क्या है? गर्म होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने से कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ताप बढ़ता है क्या होता है? कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे मान सुनिए, खाना सुनिए, खाना होता है जब ठंडा रहता है महकता है, नहीं महकता है, लेकिन जैसे गर्म होता है तो उसका महक बहुत दूर तक जाता है। क्या होता है? जैसे ताप बढ़ता है ताप बढ़ता है हुआ ताप बढ़ता है, धीरे धीरे उसका गंध फैलते जाता है। क्लियर? आज समझ बढ़िया सबको? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का सेशन बहुत मजेदार होगा। आप सभी बच्चे लोगों को ध्यान दीजिए, ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। देखिए अब ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट क्या है? हुआ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कैसे आकर्षित करते हैं समझिए, कैसे आकर्षित करते हैं। हम खाली स्थान बताए, हम गतिज ऊर्जा बताए, अब बताइए कैसे आकर्षित करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पदार्थ के कण के बीच एक बल क्या करता है? जो पदार्थ होता है उसके बीच क्या करता है? एक बल काम करता है। करता हुआ एक बल काम करता है। मान लीजिए एक पदार्थ यहाँ हो गया, एक पदार्थ यहाँ हो गया, इसके बीच में क्या होगा? एक बल काम करेगा। हुआ एक बल काम करेगा। क्लियर? समझ में? यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। ये बल क्या होता है? एक दूसरे का आता है, एक दूसरे से बांधे रखता है। कहते हुआ एक दूसरे से बांधे रखता है। क्लियर? इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। इन्हें के सब पदार्थ का एक ही गुण होता है। हर एक पदार्थ का अलग अलग गुण होता है। यदि मान लीजिए उतना सबका कैपेसिटी एक बराबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग लड़के हैं, लड़के लोग कोई बेसी खा सकता है, कोई कम खा सकता है, कोई ज्यादा दौड़ सकता है, कोई कम दौड़ सकता है। उसमें पदार्थ में क्या होता है? उसी प्रकार से पदार्थ में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की क्या होती है? क्षमता होती है। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थ में होता है। कहाँ होता है? हुआ सबसे आकर्षण कहाँ बेसी होता है? ठोस पदार्थ में। जहाँ देखिए आकर्षण कहाँ ज्यादा है? ठोस में। ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्लियर? और सबसे कम गैस में होता है। सबसे कम कहाँ होता है? हुआ गैस में होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? ठोस में होता है। क्लियर? यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षण बल के कारण फैलने रहते हैं। देखिए गैस क्या होता है? धुआं से फैल जाता है चारों ओर। क्या है? आकर्षण बल कमजोर होता है। लेकिन ठोस फैलता है? ठोस फैलता है? ये ठोस है, रख दिया फैल गया है? फैल गया है? नहीं फैला है। क्या है? इसमें आकर्षण बल है। आया बढ़िया समझ में? आया समझ बढ़िया से? चलिए, बहुत बढ़िया। जब ये ठोस कठोर से जुड़े रहते हैं, बल बताए जुड़े रहते हैं। क्लियर? इसको हटाइए। अब चलिए आगे चला जाए। अब आज का क्लास बहुत मजेदार रहेगा। चलिए ध्यान से देखते जाइए। अब कर रहा है बाबू, सुनिएगा। अब कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है पदार्थ की अवस्थाएं। काजी हुआ पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। वो अवस्था है 3 गो। इस तरह 2 और अवस्था बाद में आया है। ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी मेन क्या होता है? 3 गो होता है। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। पहले परिभाषा जानने से पहले हम चित्र देखेंगे। देखिए ये क्या है? हुआ ये क्या है? ये ठोस है। क्या हुआ? ठोस है। ये क्या है? हुआ द्रव है। आज साफ फैल गया क्या है? ये गैस है। चलिए अब देखिए, इसको हम देखेंगे। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। देखिए ठोस, द्रव, गैस किस तरह बनता है? कण की विशेषता से। क्या हुआ? कण के विशेषता। कण का विशेषता जिस तरह है उस तरह वो अपना कैटेगरी में चल गया है। कह रहा है कि जितने ही इनके कणों के बीच दूरी बढ़ेगी, जितना दूरी बढ़ेगा और आकर्षण बल कम होगा। जितना दूरी बढ़ेगा उतना आकर्षण बल कम होगा। इन नजदीक देखिए, इन नजदीक है, पूरा नजदीक है कि नहीं? पूरा नजदीक है। नजदीक है क्या है? आकर्षण बल ज्यादा है। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये ठोस होगा, मजबूत होगा। क्या आ रहा समझ में? लेकिन
जैसे ही दूर हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग फैल रहा है, तो क्या है, आकर्षण बल कम हो रहा है, तो द्रव हो गया। अब ये देखिए बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो बहुत ज्यादा आकर्षण बल कम हो गया, चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत कम हो गया, तो क्या हो गया बुआ, ये हमारा गैस हो गया। आए बढ़िया समझ में, आए समझ में। इस समझाने में आप लाइक ठोकिए धाए से, आज शेयर बने धाए धाए। चलिए आगे देखिए, अब हम जानेंगे ठोस का गुणधर्म। क्या जानेंगे बाबू हम लोग? ठोस का गुणधर्म। ध्यान दीजिए बुआ, ध्यान समझिए सब कोई विद्यार्थी लोग, ठोस का गुणधर्म। आज का सेशन बहुत मजेदार होगा। पहले देखिए, जो ठोस होता है, देखिए ठोस हो गया, ये क्या हुआ, हमारा ठोस हो गया, ये बर्फ का टुकड़ा दिया है। देखिए इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमा होता है। जो ठोस होता है हुआ, उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है हुआ, आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यान दीजिए। दूसरा, सीमा क्या होता है, अस्पष्ट होता है। क्या होता है, सीमा क्या होता है, अस्पष्ट। आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और सीमा क्या होता है, अस्पष्ट होता है। सीमा समझ रहे हैं, सीमा क्या समझ रहे हैं, ठीक है। स्थिर आयतन, स्थिर आयतन होता है। कहा था इसका स्थिर आयतन होता है, और संपीड़ितता का कम होता है। आयतन का होता है हुआ स्थिर होता है, संपीड़ितता का होता है हुआ नगण्य का होता है, कम होता है। आया समझ में। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बाहरी बल भी लगता है तो ठोस का अपने आकार को बनाए रखता है। क्लियर। अंतराणुक बल ठोस में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बल क्या होता है, ठोस से और गैस से क्या होता है, अधिक होता है। क्या हुआ, ठोस से और गैस से क्या होता है हुआ, अधिक होता है। क्लियर, क्लियर। देखिए अब हम चलेंगे द्रव के बारे में। कहां चले हुआ, द्रव के बारे में। ध्यान दीजिएगा, द्रव के बारे में चलेंगे हम लोग, द्रव जी के बारे में। द्रव के गुणधर्म, का जी गुणधर्म हुआ, द्रव के गुणधर्म। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का आते हुआ निश्चित आकार नहीं होता है। इनका आयतन भी निश्चित होता है। इसका आयतन क्या हुआ, निश्चित है। आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है हुआ, एक गिलास पानी है तो फिक्स है कि एक गिलास पानी है नहीं, रखे तो। लेकिन अब उसी को चौड़ा रख दिया जाए तो एक गिलास पानी रहेगा, दो गिलास पानी नहीं हो जाएगा, एक ही गिलास पानी रहेगा, लेकिन आकार का चौड़ा के हिसाब से हो जाएगा। आ रहा समझे, जिस तरह रखेंगे उस आकार मुंह आ जाएगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित रहेगा। क्लियर। द्रव में बहाव होता है। द्रव का होता है, बह जाता है। क्या होता है हुआ, बह जाता है, और इनका आकार बदलता रहता है। क्या होता है इसका आकार, इनका अंतराणुविक बल ठोस से कम होता है। क्या हुआ, ठोस से इसका आंतरिक बल क्या होता है, अंतराणुविक बल क्या होता है, कम होता है। देखिए पानी हमारा हो गया, क्या हो गया, हमारा द्रव हो गया। क्या हुआ, द्रव हो गया। क्लियर। आया समझ, बढ़िया से आया समझ। देखिए इसीलिए इसको तैयार किए गए, इसे समझाने समझ में आपको बढ़िया से भी आएगा, क्लियर से। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है गैस के गुणधर्म। का जी गुणधर्म बाबू, गैस के गुणधर्म। देखिए गैस के गुणधर्म, गैस के गुणधर्म। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होता है। क्या हुआ, संपीड़ितता का होता है, काफी अधिक होता है। इनके कणों के बीच अंतराणुविक बल सबसे कम होता है। इसका बल में कहता है मैंने नहीं जुड़ा होता है, बहुत दूरी फैला होता है। कहते हैं बहुत दूरी फैला होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। क्या करता है हुआ, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है, बहुत तेजी से फैलता है। क्या हुआ, बहुत तेजी से फैलता है। क्या होता है हुआ, विसरण काफी तेजी से होता है। क्लियर। ये हमारा क्या हुआ, गैस हो गया। क्लियर। चलिए आया समझ बढ़िया सबको। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए फटाक फटाक, और शेयर करिए, लाइक करिए। और जो जो विद्यार्थी को अभी दिक्कत हो रहा है, कहिए कि आपका सब्सक्राइब बढ़ेगा, कमेंट ज्यादा आना चाहिए कि सर 9th का बैच चलाइए, 9th का बैच चलाइए। जब 9th का बैच चलेगा, कहेगा कमेंट ज्यादा आएगा, तो 10वां का साथ 9th का भी बैच चलेगा, पूरा परमानेंट चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कमेंट में कम नहीं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कर, वाष्पीकरण क्या है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी ये पानी, देखिए पानी क्या हो रहा है बुआ, ये पानी क्या हो रहा है, ऊपर वाष्प में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। देखिए इधर वाष्प में बदला है, पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है वाष्प में। तो क्या कहता है हुआ, ये कहता है वाष्पीकरण। क्या कहता है हुआ, वाष्पीकरण। क्लियर, क्लियर। चलिए अब हम जा रहे क्या हुआ, देखिए अब कह रहे हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं हुआ, हमेशा गतिशील होते हैं।
मैंने वाष्पीकरण किस तरह होता है, काहे पानी वाष्प में बदल जाता है, ये बात समझना है हम लोग को। तो पदार्थ के कण हमेशा कहते हैं गतिशील होते हैं, कहते हुआ क्या होता है, गतिशील होता है। और सुनिए ध्यान दीजिए, और कभी रुकते नहीं है, क्या कहते हैं, कभी रुकता नहीं है, गतिशील रहता है, कभी रुकता नहीं है। ध्यान दीजिए, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या गैस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। एक मैंने निश्चित तापमान पर सभी गैस में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का तापमान होता है। देखिए खाना ना मिले कोई बात नहीं, बिस्कुट खाइए रहिए, लेकिन पढ़ाई को मत करिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं, साफ चौकस पढ़िए। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, मैंने द्रव के जो कण है उनमें कहता है कुछ मैंने इतना गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कण के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। हुआ कोण में इतना गतिज ऊर्जा होता है, मैंने इतना गतिज ऊर्जा होता है कि जो कोण में जुड़ा था उसे कहता है उसे मुक्त हो जाता है, क्या होता है, मुक्त हो जाता है। क्लियर। और धीरे धीरे कहता है वाष्पीकृत होता है, कहते हुआ धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है, कहते हुआ वाष्पीकृत होता है। देखो एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं रहे तो खत्म आदमी है। सीधा बैठिए साहब एनर्जी के साथ, आज ध्यान समझिए, मन मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अब कह रहा है क्वथनांक, क्या हुआ, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वायुमंडलीय दाब पर, कौन हुआ, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सुनिए हुआ, पानी रख दिए, ठीक है, गैस चालू करते जिस तापमान पर कहता है पानी उबलने लगता है, वो कहता है हम लोग का क्वथनांक है। क्या कहता हुआ, क्वथनांक। ठीक है, क्या कहता हुआ, क्वथनांक। क्लियर, क्या कहता हुआ, क्वथनांक। माने पानी को जिस ताप पर हम गर्म करेंगे, जिस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिस ताप पर गर्म करते क्या कहता है, क्वथनांक कहलाता है। कहता हुआ क्वथनांक कहलाता है। क्लियर। जल 373 के, कितना हुआ, 373 केल्विन, ठीक है, को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं। कितना उबालते हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं। इसका क्वथनांक क्या हो गया, हुआ 373 के का, क्या हुआ, 373 के। कौन दिखा इसमें, दिखाई दे रहा नीचे, इसे दिखाई दे रहा है इसमें। अब जानेंगे गलनांक, गलनांक के बारे में। जिस तापमान पर ठोस पिघलने लगता है, द्रव बन जाता है, मैंने जो और गर्म कर दिए, इसको ऊपर कर दे रहे, अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। चलिए कह रहा है गलनांक के बारे में, क्या चीज बारे में, गलनांक के बारे में। गलनांक क्या है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस कहता है गल जाता है, क्या कहता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, के है। बर्फ गलनांक क्या हुआ, 273.16 के है, ठीक है। अर्थात बर्फ 273.16 के ताप पर गलने लगता है। क्या हुआ, इतना कहता है गलने लगता है। क्लियर। देखिए गलनांक मैंने जो जिस तापमान पर गल जाए, क्वथनांक होता है जिस ताप पर उबल जाए, ठीक है, गल जाए उबल जाए। देखिए कितना आसान से समझ रहा है। अब देखिए गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या हुआ, गुप्त ऊष्मा। ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, जब गलने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अपने क्या हुआ अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि के दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। सुनिए कह रहा है वो, सुनिए, जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान, जब गलने का प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर, हुआ अपने गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, क्या कहते हुआ, पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी, इसे क्या होता हुआ, अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि, बिना कोई वृद्धि क्या करता है, दर्शाए पदार्थ की अवस्था बदलता है। बिना कोई वृद्धि होता है, अब पदार्थ की अवस्था कहता है बदलाता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ द्वारा उस उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। क्या होता है, जब उसको अवशोषित कर लेगा हुआ तब ये कारण होता है, तब उससे क्या होता है, गुप्त ऊष्मा प्राप्त होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग हाथे पर हम लोग पेट्रोल छीट देते हैं, कहता है वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद में क्या होता है, हमारे हाथ से गुप्त ऊष्मा निकलता है। ठीक है, यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है, इसे ही कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहते हुआ गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्वाहा किया जाए इसको, जाइए स्वाहा में आप। चलिए अब आगे हम लोग इधर
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, शांत रहिए आप, शांत रहिए बढ़िया से समझिए। संगलन की प्रसुप्त उष्मा, संगलन की प्रसुप्त उष्मा वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को बउआ, वायुमंडलीय दाब पर काजी बुआ, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना उष्मा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है संगलन का। सुनिए बाबू क्या है संगलन, ध्यान से, संगलन क्या है, 1 केजी ठोस को गलने में जितना उष्मा की आवश्यकता रहता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई चीज यदि है, पदार्थ है, उसको गलाने के लिए जितना उष्मा लगता है वो क्या कहता है बुआ, वो कहता है हमारा संगलन। क्या कहते हैं बुआ, संगलन। अब मान लीजिए आप बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, आप खूब धीम धीम दिया खानी है, उसमें आप करें ना गलते हैं, और बढ़ाओ, स्टोव बढ़ाओ, और होता नहीं होता है, तो आदमी बढ़ाता है जो जितना चाहिए उष्मा, जितना चाहिए उष्मा वो कहता है हमारा संगलन। कहते हैं बुआ संगलन। जैसे समझिए, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 के ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। उतना ही तापमान का होता है, बर्फ की तुलना से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि जल के कण की ऊर्जा उसकी संगलन की गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है वह, संगलन की गुप्त उष्मा होती है। क्लियर। जल के कणों द्वारा अवशोषित होता है। क्या जल के कणों द्वारा क्या होता है वह, अवशोषित होता है। क्या होता है वह, अवशोषित होता है। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब हम चलेंगे आगे, बताएंगे। ठीक है, खूब बढ़िया देखिए, हुआ पूरा पार्ट निकालना है हम लोग, तब रुकेंगे हम लोग। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, काजी की गुप्त उष्मा हुआ, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ध्यान दीजिएगा सब कोई। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव, कौन दाब पर हुआ, वायुमंडलीय दाब पर काजी 1 केजी द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए, एक बार क्या कर रहा है, 1 केजी ठोस हो द्रव हो तो 1 केजी गैस हो तो, 1 केजी द्रव हो तो चाहे 1 केजी गैस हो तो वो उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत हो, क्या करेगा है, वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊर्जा की जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। कहने का मतलब है 1 केजी ठोस को या 1 केजी द्रव को या गैस को वाष्पीकरण करने में, वाष्पीकरण करने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहता है हम लोग का वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार 373 के तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। देखिए क्या कर रहा है हुआ, ध्यान सुनिएगा, कर रहा है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार 373 के, कहते वह 373 के या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कटप्पा कहता बजाओ तो, हाँ, तापमान पर भाप अर्थात वाष्प कण, बाजी भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कण, बाबू अजय, भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेती है। चलिए बाबा, वाष्पीकरण में क्या करता है, जितना उष्मा चाहिए उससे बेसी करता है, उष्मा ले लेता है। क्लियर, आज समझे। चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या हुआ, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, काजे बढ़ने हुआ, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, काजे बढ़ा हुआ, तापमान में वृद्धि होने पर। तीसरा, आर्द्रता में कमी, क्या हुआ, आर्द्रता में कमी। चौथा, वायु की गुप्त गति में वृद्धि, चलिए अगला देखिए, उठा लीजिए इसको। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो। चलिए अब देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर किस तरह वाष्पीकरण होता है, सतह बढ़ाने पर किस तरह वाष्पीकरण में प्रभाव पड़ता है। देखिए, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, समझिए, आपसे पहले बता रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा।
देखिए हम आपको समझा रहे हैं, रुक जाइए। तो यहाँ कह रहे हैं वाष्पीकरण, जैसे मान लीजिए चाय हो गया, कप में चाय है, बहुत गर्म होता है, और उसको आप बड़ा का परात में डाल दीजिए तो ठंडा आ जाएगा, है नहीं। तो वाष्पीकरण का दर क्या है, बड़ा सतह का, जिस तरह सतह मिला उस तरह वो वाष्पीकरण करता है। ज़्यादा छोटा में इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बोल बताएं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान, हुआ वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने से हुआ, क्या मिलने से हुआ, अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों को आसपास से अधिक हुआ, आसपास से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है। हुआ आसपास से अधिक आता है, ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा कहा होती है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा कहा होती है, बढ़ जाती है और वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। बात वही बताएं जो हम चाय वाला उदाहरण दिए सिंपल में, ठीक है। अब ये तापमान में वृद्धि है, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है। जैसे तापमान बढ़ता है तो कणों का आता है अधिक से अधिक क्या मिलता है, गतिज ऊर्जा मिलता है। क्या मतलब है वह, तापमान बढ़ने पर कणों को क्या आता है, अधिक से अधिक क्या मिलता है, गतिज ऊर्जा मिलता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। क्या हुआ, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, देखिए अब देखिए तीसरा है आर्द्रता में कमी। क्या चीज हुआ, आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प का मात्रा है वो कहता है आर्द्रता कहलाता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा उसमें ऊर्जा को कम करती है। क्या कहते हुआ, जलवाष्प के कणों की मात्रा कहता है उसमें ऊर्जा को कहता है कम करती है, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। जिससे कहते हुआ वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। क्या होती हुआ, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो ये आर्द्रता में कमी हुआ। चौथा हो गया वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, तो वायु के तेज होने से जलवाष्प की कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाती है। हवा तेज बह रहा है कहते हैं और तेजी में कहते हैं उसका अधिक वाष्प उड़ जाता है, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। कहते हुआ आसपास के जलवाष्प की मात्रा कहते हैं घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। कहते हुआ वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। क्लियर, समझ में बढ़िया से। चला, वाष्पीकरण के कारण शीतलता है। हुआ वाष्पीकरण में जब कोई हाथ का वाष्पीकरण हो, कोई चीज का वाष्पीकरण होता है, क्या है, ठंडा होता है, क्या है, समझिए। वाष्पीकरण के दौरान निरंतर अपनी ऊर्जा खोता है। जब वाष्पीकरण होता है तो इसमें कहता है अपने ऊर्जा को खोता है। कहता है वह ऊर्जा को खोता है और इसे खोई हुई ऊर्जा के पुनः प्राप्त करने पर, जो ऊर्जा खो दिया है फिर उसको प्राप्त करेगा, हुआ जो ऊर्जा खो दिया है फिर उसको प्राप्त करेगा। द्रव कण अपने आसपास को ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। कहता है द्रव कण कहता है अपने आसपास ऊर्जा करता है अवशोषित कर लेता है और वाष्पीकरण हो जाता है। कहता है और वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे आसपास शीतलता आ जाती है। जिससे कहता है आसपास शीतलता आ जाती है। और जब वाष्पीकरण, सुनिए, मान लीजिए हाथ पर वाष्पीकरण है, इसमें गुप्त ऊष्मा निकल गया, अब फिर गुप्त ऊष्मा को वापस प्राप्त करेगा, जिससे प्राप्त करेगा ना हुआ आसपास का जो द्रव कण है वो खींचेगा, खींचेगा वह तो ठंडा महसूस होगा, हुआ ठंडा महसूस होगा। देखिए उदाहरण, मिट्टी के घड़े में रखे पानी को ठंडा होना। मिट्टी का घड़ा पानी हो जाता है ठंडा होता है। हथेली पर इत्र, हथेली पर इत्र लगा तभी ठंडा लगेगा। एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडा महसूस होता है। पेट्रोल हाथ में गिर गया तो हाथ का ठंडा हो जाता है। और गर्मियों में कूलर से ठंडा हो जाना। ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसका अभी ये पार्ट का अभी लेक्चर 2 बाकी है। अब इसको एक ही में नहीं बना रहे हैं, एक बनाए तो मजा नहीं आएगा, तुर के बनाएंगे जिससे आपको और अधिक ज्ञान होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आएगा। अभी तो इसके बाद मैट्रिक का मेरा क्लास है, तो अगला पार्ट का आप वेट करिए, सब्सक्राइब करिए।